नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। वैसे तो कहते हैं कि जिनके घर शीशे के हों उन्हें दूसरे पर पत्थर नहीं उछालना चाहिए, लेकिन पॉलिटिक्स उलटबासियों का खेल है साहब। यहां जिनकी जेब में जंगल काटने का ठेका होता है ना, वही आदमी जंगल बचाओ का नारा सबसे ज्यादा जोर से बुलंद कर रहा होता है। अब देखिए ना कि जिस वक्त राहुल गांधी असम की पब्लिक रैली में जोर जोर से बोल रहे थे कि उनके बब्बर शेर यानी कि उनके कार्यकर्ता असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा का शिकार कर लेंगे, यानी कि उन्हें जेल में डाल देंगे, कमोबेश उसी समय ईडी राहुल गांधी के बहनोई राबर्ट वाड्रा के खिलाफ जमीन घोटाले के मामले में चार्जशीट दाखिल कर रही थी। अब सोचिए कि जिस मुख्यमंत्री के खिलाफ अभी तक ऐसा कोई मुकदमा या आरोप नहीं है जिसके आधार पर उन्हें जेल भेजा जा सके, राहुल गांधी मंच से उन्हें धमका रहे हैं कि तुमको मैं जेल भेज कर रहूंगा। और उनके बहनोई राबर्ट वाड्रा जिनके खिलाफ बड़े जमीन घोटाले का मुकदमा है, सालों की जांच पड़ताल है और अब तो चार्जशीट भी है, उनके बारे में वो कह रहे हैं कि विच हंट है। मतलब दुर्भाग्यपूर्ण राजनीतिक उत्पीड़न है। राहुल का पूरा बयान आपको बताता हूं और फिर आगे की कहानी आपको बताऊंगा। तो राहुल ये कह रहे हैं कि मेरे जीजा जी को पिछले 10 सालों से ये सरकार परेशान कर रही है। ये ताजा चार्जशीट उसी साजिश का एक और हिस्सा है। मैं रॉबर्ट, प्रियंका और उनके बच्चों के साथ हूं क्योंकि उन्हें दुर्भाग्यपूर्ण राजनीतिक रूप से प्रेरित बदनामी और उत्पीड़न का एक और हमला झेलना पड़ रहा है। मुझे पता है कि वो किसी भी तरह के उत्पीड़न का बहादुरी से सामना करेंगे और आखिरकार सच्चाई की ही जीत होगी। बिल्कुल राहुल गांधी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जीत तो सच्चाई की ही होनी चाहिए, कानून की होनी चाहिए, इंसाफ की होनी चाहिए। लेकिन इसके लिए जिन लोगों पर आप दांव लगा रहे हैं ना, वो ठीक नहीं है। राजनीतिक पार्टियों के बब्बर शेर दहाड़ने, डराने, वोट जुटाने वगैरह के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर आप उनको यह जिम्मेदारी दे देंगे कि वो लोगों को जेल भिजवा दें तो ये बात गड़बड़ा जाएगी। भाई वो आपकी पार्टी का कार्यकर्ता है, आप उन्हें बब्बर शेर कहिए या दरियाई घोड़ा कहिए, इस पर कोई आपत्ति नहीं करेगा। और कहते ही रहते हैं आप रेस वाला घोड़ा, बारात वाला घोड़ा, लंगड़ा घोड़ा वगैरह वगैरह। लेकिन अगर आप कार्यकर्ताओं को ही पुलिस और उन्हीं को जांच एजेंसी बना देंगे तो कैसे चलेगा बताइए। और फिर हेमंता के खिलाफ तो कोई मुकदमा भी नहीं है, तो क्या आपके बब्बर शेर उन्हें जबरन जेल में ठूस देंगे? मैं बस पूछ रहा हूं क्योंकि कल का जो आपका बयान था और उसका जो अंदाज था वो तो बिल्कुल वैसा ही था कि कानून गया तेल लेने, हमारे बब्बर शेरों को कोई रोक नहीं सकता। कोई भी नहीं मतलब कोई भी नहीं। एक बार रिप्ले करवाते हैं अपने दर्शकों के लिए, सुनिए जरा। आप आज जाकर टेलीविजन पे उनका चेहरा देखना, उनकी आवाज सुनना और आपको दिखेगा कि उनकी आवाज में, उनके दिल की गहराई में डर है, क्योंकि वो जानते हैं कि एक ना एक दिन कांग्रेस के जो बब्बर शेर हैं उन्हें पकड़ के जेल के अंदर डाल देंगे। वो जानते हैं कि जो उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, उनके परिवार ने जो भ्रष्टाचार किया है, कभी ना कभी उसका हिसाब उन्हें असम की जनता को देना पड़ेगा। मैं बिना सोचे समझे नहीं बोलता हूं और आमतौर से मैं जो बोलता हूं वो होता है। और मैं आज आपको बोल रहा हूं कि कुछ ही समय में आपको यही मीडिया वाले आपके चीफ मिनिस्टर को जेल जाते हुए दिखाएंगे और इससे उनको ना मोदी बचा पाएगा ना अमित शाह बचा पाएगा। अब भाई राहुल जी ये क्या बात हुई? अब भाषा की थोड़ी मर्यादा तो रखनी चाहिए ना। देश के प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, आपकी पार्टी का कोई कार्यकर्ता तो है नहीं कि उनको कोई सा भी घोड़ा बोल देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चलेगा। असल में फर्क पड़ता है, इन्हीं छोटी छोटी चीजों से फर्क पड़ता है। जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि हेमंत बिश्व शर्मा जेल जाएं, आपकी दिली ख्वाहिश है, तो आपको बताना चाहिए कि उनके ऊपर आरोप क्या है। और अगर आपको आरोप पता है
तो आपको मुकदमा दर्ज कराना चाहिए, आपको या आपके कार्यकर्ताओं को। सत्ता में आने का इंतजार किस बात का है भाई? और किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए भी अगर सत्ता आने का इंतजार करना पड़े तो फिर तो वही बात हो गई ना जो आज आप अपने बहनोई रॉबर्ट वाड्रा के लिए कह रहे हैं, विच हंट, बदले की कार्रवाई। क्यों? वैसे विच हंट से याद आया, विच हंट क्या होता है कभी आपको अशोक खेमका से पूछना चाहिए। बड़े ईमानदार अफसर थे बेचारे, रिटायर हो गए, लेकिन जिस दौर में वाड्रा पर जमीन वाला खेल करने का आरोप है ना, खेमका उस दौर में बड़े अफसर हुआ करते थे। उसी दौर में हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कांग्रेस की सरकार भी थी। आईएएस अधिकारी अशोक खेमका ने वाड्रा के जमीन वाले सौदे को अवैध बताते हुए म्यूटेशन रद्द कर दिया था। उसके बाद बेचारे खेमका साहब का ट्रांसफर तो हुआ ही, कांग्रेस की सरकार जब तक रही कभी कायदे की पोस्टिंग नसीब नहीं हुई। और खेमका ने सवाल यूं ही नहीं उठाए थे। लोग कहते हैं कि राहुल गांधी के विरोधी आलू से जो सोना बनाने वाली जिस स्कीम का जिक्र करके उनको घेरते हैं ना, असली लाभार्थी तो राहुल के जीजा थे इस स्कीम का। वाड्रा पर आरोप है कि उनकी कंपनी में सिर्फ 1 लाख रुपए होने के बाद भी उन्होंने 58 करोड़ रुपए की जमीन का सौदा किया था। जिस कंपनी की कीमत 1 लाख रुपए हो, 58 करोड़ की डील की थी वाड्रा जी की उस कंपनी ने। ठीक वैसे ही जैसे कि वाड्रा साहब ने किसी मशीन में इधर से आलू डाला हो और दूसरी तरफ से सोना निकल गया हो, यानी लागत नहीं के बराबर और मुनाफा करोड़ों में। और इसी अद्भुत कारनामे की ईडी ने बाकायदा जांच की है, तब जाकर चार्जशीट फाइल की गई है। मामला कोर्ट में चलेगा और फिर तय होगा कि वाड्रा जी जेल जाएंगे या नहीं। अब कहने को राहुल गांधी से विच हंट कहें या अंट शंट कहें, अब ये उन पर है। लेकिन लोग तो यही कह रहे हैं कि रॉबर्ट वाड्रा कांग्रेस के जमाने में जैसे जमीन के जादूगर बन गए थे। गुरुग्राम में 3.5 एकड़, बीकानेर में 275 बीघा और फरीदाबाद में 531 एकड़ जमीन के मालिक वैसे ही नहीं बन गए थे। साल 2008 में खरीदी गई जमीन से जुड़े इस मामले में वाड्रा और उनकी कंपनियों की 43 प्रॉपर्टी अटैच की जा चुकी है। खैर, वाड्रा वाली बात तो पुरानी हो गई। अब आज का ही मामला देख लीजिए। आज जब ईडी ने शराब घोटाले में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य पर शिकंजा कसा, तब इसको लेकर कांग्रेस के बब्बर शेरों का रिएक्शन देखिए जरा। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर ईडी भेज दी गई। नरेंद्र मोदी ईडी, सीबीआई, आईटी को अपने पालतू की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। विपक्ष का जो भी नेता उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलता है, उन पर छापे डलवा दिए जाते हैं। भूपेश जी आज विधानसभा में अडानी के लिए काटे जा रहे पेड़ों का मुद्दा उठाने वाले थे और उससे पहले ईडी भेज दी गई। लेकिन मोदी याद रखें, इन गीदड़ भभकियों से कांग्रेस और उनके नेता डरने वाले नहीं हैं और हम और मजबूती से आपके भ्रष्टाचार को उजागर करेंगे। यह लिखा है कांग्रेस के बब्बर शेरों ने। तो अगर भ्रष्टाचार के मामले में भूपेश बघेल परिवार पर एक्शन हो रहा है, तो राहुल की कांग्रेस के लिए सरकारी एजेंसियां पालतू कैसे हो गई? और यही राहुल जब सत्ता में आएंगे तो उनके नेता और कार्यकर्ता जो बब्बर शेर हैं, वो किसी को भी उठाकर जेल में डाल देंगे और उसे पूरी तरीके से संवैधानिक मान लिया जाएगा। यह डबल स्टैंडर्ड वाली राजनीति तो ठीक नहीं है ना। या तो राहुल गांधी राजनीति को ऐसा जंगल समझते हैं जहां सिर्फ बब्बर बयानबाजी का ही राज चलता है, या फिर राहुल गांधी अपनी गर्जना से सबको डराने की कोशिश कर रहे हैं, तो यह अलग बात है। असल में उनकी गर्जना में लेकिन दम से ज्यादा एक ड्रामा दिखता है। एक बार फिर रॉबर्ट वाड्रा वाले मामले को देखिए जरा। ईडी वाड्रा पर एक्शन ले तो यह राहुल गांधी के लिए विच हंट है, लेकिन अगर राहुल हिमंता को जेल भेजने की बात करें तो न्याय की जीत कही जाएगी। यह दोहरा मापदंड अगर नहीं है तो और क्या है? और एक बात और, जो मुख्यमंत्री हिमंता भी बोल रहे हैं, राहुल जी आप तो खुद जमानत के जंगल में भटक रहे हैं और फिर दूसरों को जेल भेजने की बात कर रहे हैं।
राहुल जी के कुछ कानूनी कारनामों का हिसाब देखिए जरा। मोदी सर ने मनहानि केस 2019, इस मामले में सूरत की अदालत से राहुल गांधी को सजा मिली थी, लोकसभा की सदस्यता तक चली गई थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक लगाई, लेकिन मामला भी खत्म नहीं हुआ है, राहुल अभी भी जमानत पर है। नेशनल हेराल्ड केस, ईडी ने इस मामले में चार्जशीट तक दाखिल किया हुआ है और ये केस अभी भी चल रहा है और इस मामले में भी राहुल गांधी जमानत पर ही बाहर है। कुल मिलाकर राहुल गांधी कम से कम 7 मामलों में जमानत पर हैं। कांग्रेस और उनके साथी दलों में ऐसे और भी कई बब्बर शेर हैं जो जमानत पर ही बाहर हैं। कहा तो यह भी जाता है कि भ्रष्टाचार का इतिहास इतना लंबा चौड़ा है कि उसे लिखने के लिए सारे जंगल के पेड़ काटने पड़ जाए। भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल से लेकर डीके शिवकुमार तक और पी चिदंबरम तक सभी घेरे में रहे हैं। और जो सहयोगी पार्टियां हैं उनका तो खैर अलग ही मामला है। लालू प्रसाद यादव कांग्रेस के परम सहयोगी, आज ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लालू यादव के खिलाफ लैंड फॉर जॉब मामले में मामला चलता रहेगा, मुकदमा चलता रहेगा। लालू यादव को पहले ही चारा घोटाले में सजा मिल चुकी है, उनके बेटे तेजस्वी यादव भी कई मामलों में जांच के दायरे में हैं। तो कांग्रेस और उनके साथी दलों के कई बब्बर शेर या तो जेल जा चुके हैं या जमानत पर बाहर घूम रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी का कॉन्फिडेंस देखिए, एक तरफ अपने जीजा रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ईडी की कार्रवाई को राजनीतिक बदले की भावना बताते हैं और दूसरी तरफ हिमंत बिश्व शर्मा को जेल भेजने की धमकी देते हैं, वो भी बिना किसी मुकदमे के, बिना किसी सबूत के। और राहुल जी का ये कैसा लॉजिक है ये आप खुद समझिए। अगर कानूनी कार्रवाई आपके जीजा के खिलाफ हो तो साजिश है, और अगर आप किसी को जेल भेजने की बात करें तो क्रांति। ये तो वही बात हुई कि मेरे लिए तो जंगल का कानून है और तुम्हारे लिए कोर्ट का कानून। राहुल जी को इसका भी जवाब देना चाहिए कि अगर कांग्रेस की विचारधारा भ्रष्टाचार के खिलाफ है तो फिर भूपेश बघेल के बेटे को क्यों पकड़ा गया, डीके शिवकुमार की संपत्ति क्यों जब्त की गई और आपके जीजा रॉबर्ट वाड्रा जमीनों का हिसाब क्यों नहीं दे पा रहे। राहुल जी आपके बब्बर शेर कोर्ट में चक्कर क्यों लगाते रहते हैं। तो देश का मूड मीटर में वक्त है अगली स्टोरी का और आपको यह बताने का कि वर्ल्ड क्लास रेलवे का नमो ड्रीम क्या है और कैसे वो पटरी पर उतर चुका है। मोदी राज में भारतीय रेल का चेहरा मोहरा कितनी तेजी से बदल रहा है, इसकी नई गवाही आज पीएम मोदी के बिहार दौरे से मिली। पीएम मोदी ने आज मोतिहारी से 4 अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई, लेकिन उससे पहले ही इन आधुनिक नॉन एसी ट्रेनों की चर्चा पूरे बिहार में शुरू हो चुकी थी। सुविधाओं और सहूलियत के मामले में अमृत भारत ट्रेनें कम पैसे में लग्जरी वाले सफर का फील कराने वाली ट्रेन है। इसलिए भी लोग पहले से ही इसको लेकर बहुत बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे थे। भारत में दौड़ने वाली ट्रेनों में पुराने जमाने के जनरल रैक और स्लीपर कोचों का दौर अब जैसे पूरी तरीके से खत्म होने को है। और अमृत भारत ट्रेनें क्यों सामान्य जनता के लिए एक नई उम्मीद की तरह है। नमो भारत और वंदे भारत के बाद अमृत भारत कैसे भारतीय रेलवे में बड़े बदलाव का एक मुखड़ा बनकर सामने आया है और कैसे पीएम मोदी भारतीय रेलवे के सफर की तस्वीर और तकदीर बदलने में जुटे हुए हैं, उसे वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस करने में जुटे हुए हैं। मूड मीटर में आज उसकी एक दिलचस्प कहानी आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले देखिए कि अमृत भारत ट्रेन अंदर से कितनी आरामदेह है और इसकी खासियतें क्या क्या है। ये एक जनरल बॉगी के अंदर हम आ गए हैं। ये जनरल बॉगी है और इसमें देखिए जो पहले ट्रेनें हुआ करती थी उससे साफ अलग है। जो खूबसूरती है वो बॉगी के अंदर रखी गई है। जो सीट है आप देखिए किस तरह से 2 कलर में सीट जो है वो ऑरेंज कलर और ग्रे कलर की ये सीट है जो कि यहाँ पर बॉगी के अंदर दी गई है और काफ़ी कंफर्टेबल है। और सबसे बड़ी बात है सुरक्षा एक बहुत बड़ा मैटर करता है। और आप देखिए सुरक्षा के लिए जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं ताकि किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो। वॉशरूम जो है वो भी एक बार आपको हम तस्वीर दिखाते हैं। पूरी तरह से साफ सुथरा वॉशरूम और ये तमाम चीजें दी गई है। ये स्लीपर बॉगी है और स्लीपर बॉगी के अंदर भी आपको हम दिखाते हैं। यहाँ पर
खूबसूरत कलर जो है वो यहाँ पर रखा गया है। ग्रे और जो ऑरेंज का जो कॉम्बिनेशन है उसको यहाँ पर दिखाया गया है। और साथ ही साथ ये देखिए 3 सीट इधर 3 सीट इधर जो स्लीपर बोगी में हुआ करती है वो यहाँ पर रखा गया है, लगाया गया है। यहाँ पर साथ में तमाम जो फैसिलिटी है, चाहे वो चार्जिंग पॉइंट की बात हो या फिर यहाँ पर आप देखिए किस तरह से यहाँ पर सॉकेट जो है और बॉटल होल्डर जो है वो यहाँ पर रखा गया है। तो पीएम मोदी ने आज जिन 4 अमृत भारत ट्रेनों को मोतिहारी से हरी झंडी दिखाई है वो है पटना नई दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस, मालदा टाउन लखनऊ अमृत भारत एक्सप्रेस, दरभंगा लखनऊ अमृत भारत एक्सप्रेस और मोतिहारी के बापू धाम से चलकर दिल्ली के आनंद विहार तक आने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस। इस तरह ये चारों अमृत भारत ट्रेनें पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच रेल कनेक्टिविटी को ठीक करेंगी, बढ़ाएंगी, बेहतर करेंगी। अमृत भारत ट्रेन करीब 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी और पटना से दिल्ली का 1000 किलोमीटर का सफर करीब 15 घंटे में पूरा करेगी। अमृत भारत ट्रेन की इस तस्वीर के बीच भारतीय ट्रेन के जनरल डिब्बे के पुराने सफर को जरा याद करिए, आपको पूरी तस्वीर बदली हुई दिखेगी। पुराने आईसीएफ कोच की जगह विदेशी अंदाज वाले एलबीएच कोच, लिंक हॉफमैन बुश कोच जिसे कहते हैं, अब उसने उसकी जगह ले ली, जो ज्यादा मजबूत, टिकाऊ, सुरक्षित और ज्यादा स्पेस वाले। 2 डिब्बों के बीच सीलबंद गैंगवे यानी कि कोचों के बीच आसान आवाजाही के लिए जो प्लेटफॉर्म बनाया गया है वो भी बहुत शानदार है और इससे शोर भी कम होता है। अमृत भारत ट्रेनों में मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाला वायु वैक्यूम टॉयलेट, जो कि पहले के जो टॉयलेट होते थे उससे काफी एडवांस है। जो अब तक एसी वाले कोच में लगता था, अब देखिए कि अभी जो हमने आपको तस्वीर दिखाई उसमें वो जनरल डिब्बे में लगा हुआ दिख रहा है। यात्रियों को जो जानकारी देने वाले जो डिजिटल पैनल हैं, जो बोर्ड हैं, वो पूरे ट्रेन के साथ साथ और सारे प्लेटफॉर्म पे लगाए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हर कोच में सीसीटीवी कैमरे और सीधे लोको पायलट से बात करने के लिए एक पुश बटन सिस्टम दिया गया है, इमरजेंसी ब्रेक दिया गया है और ये सारे ट्रेन जो हैं वो कवच सिस्टम से भी लैस है और भी कई मॉडर्न सुविधाएं हैं इसमें। इसीलिए कहा जा रहा है कि अमृत भारत ट्रेन सामान्य जनता के सफर को पूरी तरीके से बदलने वाला है। रेल मंत्रालय ऐसी 100 अमृत भारत ट्रेनें चलाने की योजना पर काम कर रहा है जो पूरे देश में लंबी दूरी के रूट्स को कवर करेगी और यह सब कुछ बहुत तेजी से हो रहा है। ट्रेनों के 40,000 साधारण डिब्बों को अमृत भारत कोच में बदलने पर तेजी से काम हो रहा है। अगले 5 सालों में यानी कि 2030 तक भारत में लंबी दूरी की सारी नॉन एसी ट्रेनों की जगह अमृत भारत ट्रेनें ले लेने वाली। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि आने वाले कुछ सालों में, 4-5 सालों में भारतीय रेल का जो चेहरा है वो किस हद तक बदलने वाला है। भारत का रेल नेटवर्क दुनिया का 4था सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है और इसी ताकत को पहचान कर पीएम मोदी ने रेलवे को भारत के आर्थिक विकास का ग्रोथ इंजन बनाने का एक विजन सामने रखा है। 2014 में सरकार बनने के बाद पीएम मोदी ने भारत को बुलेट ट्रेन का सपना दिखाया और उस प्रोजेक्ट के साथ ही भारत में हाई स्पीड रेल की बुनियाद रखी गई। इसी के साथ भारतीय रेलवे की पूरी तस्वीर को बदलने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। 160 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली वंदे भारत एक्सप्रेस 2018 में शुरू हुई। आज देश में 75 ऐसी ट्रेनें चल रही हैं वंदे भारत की। वंदे भारत ट्रेन का परफॉर्मेंस कितना शानदार है, कितना जबरदस्त है कि अब इसे यूरोप, दक्षिण अमेरिका और पूर्वी एशिया में एक्सपोर्ट करने की तैयारी चल रही है। इसी तरीके से 2023 में नमो भारत ट्रेन शुरू की गई, जिसका मकसद छोटी दूरी के शहरों के बीच रेल कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाना था। नमो भारत ट्रेन अभी दिल्ली, मेरठ और बिहार में पटना और जयनगर के बीच चल रही है। अभी कुल 50 नमो भारत ट्रेनें चलाई जा रही है, जबकि 2028 तक इसकी संख्या बढ़ाकर 100 करने का लक्ष्य रखा गया है और वंदे भारत ट्रेनों की संख्या भी 200 तक करने का टारगेट लिया गया है। भारत में रेलवे की पूरी तस्वीर बदलने की प्लानिंग की ये जो तस्वीरें हम बता रहे हैं उसके कुछ अंश हैं, ये कुछ हिस्से हैं, कुछ टुकड़े हैं। ट्रेनों को वर्ल्ड क्लास बनाने के साथ साथ रेलवे स्टेशनों को भी वर्ल्ड क्लास बनाया जा रहा है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 508 रेलवे स्टेशनों का रीडेवलपमेंट किया जा रहा है, पुनर्विकास किया जा रहा है। इन स्टेशनों पर आधुनिक सुविधाएं जैसे कि वाईफाई, लिफ्ट, एस्केलेटर
और ऐसी तमाम फैसिलिटीज जो कि आमतौर पर एयरपोर्ट पर दिखाई देती है, वो अब सारे स्टेशंस पे बनाए जा रहे हैं और बहुत सारे स्टेशंस का ऑलरेडी कायाकल्प हो चुका है, काया पलट हो चुका है। आप एक बार की पहचान नहीं पाएंगे अगर आपने कभी पहले उस स्टेशन से यात्रा की होगी और अचानक से उसका जब आप सवरा हुआ रूप देखेंगे तो आप एक बार की हैरान हो जाएंगे, पहचान नहीं पाएंगे कि वो वही स्टेशन है। और इसके लिए 24,470 करोड़ रुपए का पूरा बजट है, जिसके जरिए इन सारे स्टेशनों का एक तरीके से संवारा जा रहा है। अभी महीने भर पहले ही 22 मई को पीएम मोदी ने ऐसे 103 अमृत भारत स्टेशनों की सौगात दी थी देश को, और उस खबर को भी हमने मूड मीटर में ठीक से कवर किया था और आपको विस्तार से बताया था कि कैसे भारत में जो रेलवे स्टेशन हैं, जिनकी पहचान पहले एकदम दुर्गंध से भरे हुए और गंदगी से भरे हुए प्लेटफॉर्म हुआ करते थे, पुराने जमाने के बाबा आदम के जमाने की बिल्डिंगें हुआ करती थी, अब उसकी जगह कैसे आधुनिक जो बिल्डिंग्स हैं उन्होंने ले ली है, और कैसे अब आज जो ट्रेन से लेकर और प्लेटफॉर्म तक सब कुछ एकदम नए रंग रूप में, नए कलेवर में दिख रहा है, उसकी तस्वीरें हमने आपको वक्त वक्त पर दिखाई है। 2014 से पहले, यानी कि मोदी सरकार से भारतीय रेल की तस्वीर, मोदी सरकार के आने के पहले से की अगर भारतीय रेल की आप तस्वीर याद करिए तो टेक्निकल डेवलपमेंट के नाम पर कंप्यूटराइज्ड टिकटिंग और रिजर्वेशन सिस्टम अगर छोड़ दिया जाए तो और कोई भी ऐसा विकास नहीं हुआ था, कोई ऐसा बदलाव नहीं हुआ था जिसके जरिए भारतीय ट्रेनों में बदलाव या उसके आधुनिकीकरण को आप सराह पाएं। लेकिन जीपीएस आधारित ट्रैकिंग, मॉडर्न सिग्नलिंग और स्टेशनों पर वाईफाई और इस तरह की तमाम सुविधाएं जो कि वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी है एक तरीके से, वो आज बहुत सारे स्टेशनों पर मौजूद है। आज तस्वीर बहुत हद तक बदली हुई दिखती है। आज रेलवे को आर्थिक गलियारों और बंदरगाहों से जोड़ा जा रहा है। इसके जरिए वैश्विक व्यापार को बढ़ाने और लॉजिस्टिक कॉस्ट को घटाने की पूरी प्लानिंग की जा रही है। भारत में रेलवे की वर्ल्ड क्लास मॉडल को सेट करने का जो सपना है पीएम मोदी का, अब वो धीरे धीरे साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसे डेवलपमेंट और विजन और प्लानिंग के साथ कैसे अंजाम दिया गया है, जरा उसको भी समझिए। साल 2014 से पहले रेलवे का बजट बहुत सीमित था, लेकिन मोदी सरकार ने रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, इस पर जो बजट था उसमें कई गुना बढ़ोतरी की। उदाहरण के लिए 2024-25 में केंद्रीय बजट में इसके लिए 2,62,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। 2013-14 में जो बजट था उससे लगभग 9 गुना अधिक। साल 2023-24 में रेलवे को 2,40,000 करोड़ रुपए मिले और 2024-25 में इसमें करीब 5% की बढ़ोतरी की गई। इसके लिए पीएम मोदी ने साल 2017 में 92 साल पुरानी परंपरा को तोड़ी और रेल बजट को आम बजट में शामिल किया गया। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, वहां से भारतीय रेलवे की तस्वीर तेजी से बदलनी शुरू हुई। 2014 तक रेलवे ट्रैक बिछाने की रफ्तार 4 किलोमीटर प्रतिदिन थी, जो कि अब बढ़कर 15 किलोमीटर प्रतिदिन हो गई, यानी लगभग 4 गुना की रफ्तार है। देश में जिन जगहों पर रेल के पहुंचने की कल्पना भी असंभव थी, पीएम मोदी वहां तक रेल की पटरियां बिछा रहे हैं। पूर्वोत्तर की पहाड़ी राज्यों में पहाड़ का सीना चीरकर एक तरीके से रेल की पटरियों को बिछाया गया है और आज एक एक करके पूर्वोत्तर के सारे राज्य और उनकी राजधानियां रेल नक्शे से जुड़ती हुई दिखाई दे रही। इसी तरीके से कश्मीर के बारामूला तक रेल पहुंच चुकी है। जम्मू कश्मीर में रियासी में चिनाब नदी पर बने चिनाब रेल ब्रिज है, उसको जरा देखिए, उसकी तस्वीरें। ये दुनिया की सबसे ऊंचा रेल पुल है जो चिनाब नदी के ऊपर 359 किलोमीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है। इसकी इंजीनियरिंग की चर्चा पूरी दुनिया में। पीएम मोदी ने पिछले महीने ही इसका उद्घाटन किया है। यह पुल उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल लिंक परियोजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और कश्मीर को बाकी भारत से जोड़ने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो इसी तरीके से अप्रैल में पीएम मोदी ने रामेश्वरम में पंबन रेल ब्रिज का उद्घाटन किया। 2 किलोमीटर से थोड़ा ज्यादा लंबा यह ब्रिज रामेश्वरम को तमिलनाडु के मंडपम से जोड़ता है। यह भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज है जिसे समुद्री जहाजों के गुजरने के दौरान उठाया जा सकता है। 2019 में पीएम मोदी ने इसकी नींव रखी थी और उन्होंने ही इसका उद्घाटन भी किया।
इस तरीके से वर्ल्ड क्लास रेलवे का जो नमो ड्रीम है अब पटरी पर आता हुआ दिख रहा है और भारत की जो रेलवे है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी रेलवे में से एक है, उसका जो कायाकल्प का जो मोदी का पूरा मिशन है वो अब धीरे धीरे साकार होता दिख रहा है। अब देश का मूड मीटर में वक्त है आपको अगली स्टोरी बताने का और आपको यह दिखाने का कि कहां सैलाब के प्रहार से तबाही की तस्वीरें, भयावह तस्वीरें दिख रही है और कैसे बाढ़ ने पहाड़ से लेकर रेगिस्तान तक हर जगह लोगों को मुसीबत में डाला हुआ है। तो आधा हिंदुस्तान इस समय बाढ़ बारिश का टॉर्चर झेल रहा है। रेतीले राजस्थान से लेकर देवभूमि उत्तराखंड तक बाढ़ बारिश से भयंकर तबाही मची हुई है। सैलाबी आफत ऐसी कि सब कुछ जलमग्न दिखाई दे रहा है। क्या पहाड़, क्या रेगिस्तान, शहर की सड़कों पर दरिया बह रहा है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, कोई भी सैलाबी आफत से बचा हुआ नहीं है। बेहिसाब बारिश से जुलाई में मानो हर तरफ बाढ़ ही बाढ़ है। सबसे पहले राजस्थान के जैसलमेर की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, माफ करिएगा अजमेर की तस्वीरें दिखाते हैं। अजमेर में बादल आफत बनकर टूटा है। अजमेर शहर मानो दरिया बना हुआ है। अजमेर में इतनी बारिश हो रही है कि सड़कें सैलाब में तब्दील हो गई है और इस सैलाब में कई लोग फंसे हुए दिखाई देते हैं। देखिए कि कैसे रस्सी की मदद से फंसे हुए लोगों को सिविल डिफेंस के लोग उनका बचाव कर रहे हैं, उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। 4 लोग एक दूसरे को पकड़कर पानी के तेज बहाव से निकलने के लिए बड़ी मशक्कत करते हुए दिखाई देते हैं। उनकी जान हलक में है कि कहीं वो इस बाढ़ में बह न जाएं, लेकिन किसी तरीके से इनका रेस्क्यू किया जा सका और इन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा सका। अरे रस्सी में छोड़ो, आगे आते जाओ। अरे हाथ पकड़। तो अजमेर शहर के हर गली मोहल्ले का हाल ऐसा ही है। अब एक और तस्वीर देखिए, ये अजमेर दरगाह जाने वाली सड़क का हाल है। सड़क पर मानो नदी तेज रफ्तार में बह रही। पानी की इस तेज धारा में जो आया बह गया। इस सैलाब में गाड़ियां बहती नजर आ रही। अजमेर में पिछले 12 घंटों में 64 mm से ज्यादा बारिश हुई है, जिसकी वजह से पूरा अजमेर पानी पानी हो गया है। ड्रोन से ली गई तस्वीरों को जरा आप देखिए और समझिए कि अजमेर की हालत आज कैसी है। अजमेर में बारिश का रेड अलर्ट है और कल भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। सिर्फ अजमेर ही नहीं, राजस्थान के राजसमंद में भी मूसलाधार आफत बरस रही। राजसमंद में एक स्कूल वैन सैलाब की चपेट में आ गई। वैन में 3 स्कूली बच्चे और ड्राइवर समेत बाकी स्टाफ मौजूद था। कुछ स्टाफ जान बचाने के लिए पास के पेड़ पर चढ़ गए और वहां से मदद के लिए चिल्लाने लगे। करीब 2 घंटे के रेस्क्यू के बाद सभी को बचाया जा सका। दरअसल भारी बारिश के कारण 2 तालाब का तटबंध टूट गया, जिससे सड़कों पर बहुत तेज बहाव वाला पानी भर गया। इस दौरान स्कूल की वैन तेज बहाव वाले इस धार में फंस गई और फिर किसी तरीके से इनको बचाया जा सका। अब जरा राजस्थान के एक और बड़े शहर जोधपुर की तस्वीरें देखिए। केवल 1 घंटे की बारिश में शहर तरबतर हो गया। चौक चौराहे हो या फिर तंग गलियां, चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। सड़कों का तो नामो निशान ही मिट गया था। एक तरीके से बस पानी ही पानी दिखाई दे रहा था सब तरफ। बारिश के चलते सड़कें जलमग्न हो गई। कई कॉलोनियों में भी पानी भरा हुआ दिखाई दिया जोधपुर में। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश का हाल आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में मूसलाधार बारिश और धसान नदी का जलस्तर बढ़ने से पलेरा देरी रोड पर बना पुल टूटकर बह गया। इससे इलाके की कनेक्टिविटी पूरी तरीके से टूट गई है और लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। टीकमगढ़ में पिछले 24 घंटे में लगातार मूसलाधार बारिश की वजह से हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश का जो छतरपुर जिला है, वहां भी आसमानी आफत एक तरीके से टूट पड़ी है। छतरपुर में झांसी 4 लेन पर एक एम्बुलेंस पानी में बह गई। लोगों ने ड्राइवर को तो बचा लिया, लेकिन एम्बुलेंस को नहीं बचा पाए, वो उस तेज धार में बह गई। छतरपुर में उर्मिल नदी जो है उफान पे है, जिसकी वजह से कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बने हुए। एमपी के मैहर में भारी बारिश से हालात बेकाबू हैं।
यहां अचानक पानी का बहाव इतना तेज हो गया कि उफनते सैलाब में कई मवेशी बह गए। तस्वीरों में देखिए कैसे बारिश में नदी नालों की, जैसे बारिश ने जो नदी नालों की सूरत बदल दी है, कैसे उफनते सैलाब में मवेशी बहे जा रहे हैं। सैलाब के कारण कई गांवों का संपर्क भी पूरी तरीके से टूट चुका है। ये सारी तस्वीरें अलग अलग राज्यों के अलग अलग हिस्सों से है और इसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन इलाकों में बारिश की वजह से, बाढ़ की वजह से आम लोगों के लिए जीना कितना मुश्किल हो रखा है। मध्य प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं, जहां गंगा और यमुना का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों उफान पर है। ड्रोन से ली गई कुछ तस्वीरों को आप देखिए और अंदाजा लगाइए कि किस कदर यहां गंगा कहर ढा रही। नदी किनारे बने सारे घाट और मंदिर जलमग्न हो चुके हैं। नदियों से सटे 200 से ज्यादा गांवों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। गांव के किनारे, जो गंगा के किनारे के जो गांव हैं, जहां महाकुंभ सिटी बसाई गई थी एक टाइम में, वो पूरा इलाका भी अब एक तरीके से जलमग्न हो गया। मौसम विभाग के मुताबिक प्रयागराज में अब तक सामान्य से 46% ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं है जो कि बाढ़ से परेशान है, दुनिया में और भी बहुत सारे देश हैं जहां पर कि बाढ़ की वजह से लोगों की हालत एक तरीके से बहुत ही बदतर हो गई है। और हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो पाकिस्तान की तस्वीर है। पाकिस्तान इस वक्त एक तरीके से बाढ़ की चौतरफा मार झेल रहा है। पाकिस्तान के कई राज्यों में, कई हिस्सों में एक तरीके से पानी ने कब्जा जमाया हुआ है। घर के बाहर निकले तो गले तक पानी है और घर के अंदर तो पानी खैर है ही, लेकिन बाहर अगर निकल गए तो समझिए कि डूबने की नौबत। पाकिस्तान से बाढ़ के बीच जो सबसे चौंकाने वाली तस्वीर आई है, जरा वो देखिए। रावलपिंडी के चहान डैम के पास बाढ़ की रिपोर्टिंग कर रहा एक पत्रकार तेज बहाव में बह गया, ऐसा बताया जा रहा है। वीडियो में रिपोर्टर गर्दन तक पानी में डूबा नजर आ रहा है। रिपोर्टर बिल्कुल उसी हालत में लाइव कवरेज करने की कोशिश कर रहा है और इसी दौरान पानी का तेज बहाव बढ़ता गया, उसका बहाव बढ़ता गया और फिर कहा जा रहा है कि इसी बहाव में, इसी बाढ़ में ये रिपोर्टर भी बह गया। तो पाकिस्तान में 26 जून से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने हालात बेकाबू कर दिए हैं। आसमानी आफत से अब तक 178 पाकिस्तानियों की जान जा चुकी है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का सबसे बुरा हाल है। यहां 44 लोगों की मौत हुई है। पंजाब प्रांत में 1 से 15 जुलाई के बीच 125% से ज्यादा बारिश हुई है, जिससे चारों तरफ कोहराम मचा हुआ है। तो बाढ़ और बारिश से एक तरीके से देखा जाए तो दुनिया के बहुत सारे देश हलकान हैं, परेशान हैं। और देश का मूड मीटर में आज वक्त इतना ही था। मुझे दीजिए इजाजत। ब्रेक के उस पार देखिए प्रतिशोध, मेजर गौरव आर्या और दिनेश गौतम के साथ। नमस्कार।